अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, दिलजान की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों ने प्लीज़ लाइक भी करना है, कमेंट में बताना भी है आपको नावल कैसा लगा। चलें स्टार्ट करते हैं। नावल में दिलजान, राइटर मानिया ख़ान, यानी कि वह एपिसोड है लास्ट। चलो उठो, ये कपड़े पहनो और चलो यहाँ से हमारे साथ नीचे, तेरा सौदा होने वाला है। तकरीबन कोई 3 से 4 घंटों बाद चंबेली वापस कमरे में आती दिलरोज़ से बोली थी, जबकि दिलरोज़ तो अभी तक बेहोश पड़ी वर्षा का सर गोद में रखे रो रही थी। देखो प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़, देखो उसकी सांसें बंद हो रही हैं, कितनी मध्यम हो गई हैं, खुदा के लिए थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ, वो मर जाएगी, कितना खून बह गया है उसका, प्लीज़ थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। दिलरोज़ ने रोते हुए चंबेली के आगे हाथ जोड़ते इल्तिजा की थी। उसके वास्ता देने पर चंबेली के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। मेरे ख्याल से तुम भूल गई हो कि तुम इस वक्त कोठे पर, तुम इस वक्त कहाँ बैठी हो। ये कोठा है बीबी, यहाँ पर इंसानियत नहीं हैवानियत मिलती है। इंसानियत यहाँ के दरवाज़े के अंदर दाखिल होते ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ज़माने के सामने शरीफ नज़र आने वाले इंसानों की हैवानियत को बाहर लाने वाली जगह है, और तुम इस जगह से इंसानियत की उम्मीद रख रही हो। चलो उठो, बंद करो रोना और मेरे साथ चलो। आज हुजूर के बहुत ख़ास मेहमान आए हुए हैं जो तुम्हारी बोली लगाएंगे, और फिर तुम इस कैद से चली जाओगी दूसरी कैद में। चंबेली दिलरोज़ के पास नीचे बैठते अपनी वहशत से भरी आंखों से दिलरोज़ को देखते हुए बोली, तो उसकी बातों पर दिलरोज़ पूरी कांप गई थी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कभी भी खुद को नीलाम होने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शोहर की अमानत हूँ, कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगी। दिलरोज़ ने रोते हुए नाव में सर हिलाते जाने से इनकार किया था, जबकि उसके इनकार पर चंबेली ने वापस खड़े होते ज़ोर से 2 बार ताली बजाई तो दरवाजे से 2 लड़कियां अंदर आई थीं। पकड़ो इसे और ले चलो नीचे महफिल में। नहीं बदलेगी कपड़े तो क्या हुआ, ये इन कपड़ों में भी अच्छी ही लग रही है। चंबेली के हुक्म देने पर उन दोनों लड़कियों ने दिलरोज़ के पास आते पहले तो ज़बरदस्ती वर्षा का सर उसकी गोद से हटाया था, और फिर उसी तरह ज़बरदस्ती करते उन्होंने दिलरोज़ को बाजू से पकड़कर खड़ा किया था, जबकि दिलरोज़ पूरी तरह से मचलने लगी थी। ए लड़की, चुपचाप नीचे चल, तेरे शोर करने चीखने चलाने से कुछ नहीं होने वाला। सुना तुमने? दिलरोज़ के चीखने पर चंबेली ने उसका जबड़ा दबोचते हुए कहा, देखो मेरी बहन मर रही है, उसे बचा लो, खुदा के लिए उसे बचा लो। दिलरोज़ वापस उससे वर्षा को बचाने की मिन्नतें करने लगी तो चंबेली ने ज़मीन पर पड़े वर्षा के बेहोश वजूद को देखा था, जिसकी सांसें बेहद मध्यम चल रही थीं। वैसे खूबसूरती में तो ये भी कम नहीं, तुम्हारी टक्कर की तो थी ये भी, पर शायद इसकी किस्मत में यूं ही तड़प कर मरना ही लिखा है, तो ज़्यादा रोने और मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुजूर का हुक्म है कि इस लड़की को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना है। और तुम दोनों क्या देख रही हो, लेकर चलो इसे नीचे महफिल में। पहले वर्षा को देखकर बोलने के बाद चंबेली अपनी बुलाई गई 2 चमचियों को गुस्से से बोली तो वो दोनों फ़ौरन दिलरोज़ को अपने साथ ज़ोर ज़बरदस्ती घसीटती हुई कमरे से बाहर ले गई थी, जबकि दिलरोज़ चीखती चिल्लाती खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करती रह गई। वाह रेशम बाई, इस बार माल तो तुम वाकई चुन कर लाई हो, यूँ लगता है जैसे कोई आसमान की अप्सरा को कैद करके ले आई हो। दिलरोज़ को जैसे ही लड़कियां महफिल में लेकर आईं तो रेशम बाई के 5 पुराने और रईस ग्राहकों में से एक ग्राहक ने दिलरोज़ को हवस भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उस आदमी के खुद को हवस भरी निगाहों से देखने और खुद पर उछाले गए तबसरे पर दिलरोज़ का दिल किया कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। अब लड़की तो आप देख ही चुके हैं जमशेद साहब, तो फिर उसकी खूबसूरती को देखकर आप खुद ही कीमत लगा दें, क्योंकि ये हीरा वाकई में ही बहुत नायाब है, क्योंकि ये हीरा और नायाब हीरों की कीमत भी नायाब ही होती है। रेशम बाई ने दिलरोज़ को देखते ज़ोरदार कहकहा लगाकर कहा तो वहाँ बैठे सारे मर्द भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते बेहंगम कहकहे लगाने लगे। देखो मुझे जाने दो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, मैं कभी भी ये घिनौना काम नहीं करूँगी। अपनी इज्जत को नीलाम होते देखने से बेहतर मैं मरना पसंद करूँगी। दिलरोज़ ने उन सबको देखते गुस्से से चीखते हुए कहा तो वही आदमी जिसने दिलरोज़ पर तबसरा किया था अपनी जगह से उठकर उसके पास आया था। उस आदमी के पास आते ही दिलरोज़ को पकड़ कर खड़ी दोनों लड़कियाँ रेशम बाई के इशारे पर दिलरोज़ के बाजू को छोड़कर वहाँ से चली गई थी। वाह, हुस्न के साथ नखरा और गरूर भी है, हमें पसंद आई। बताओ रेशम, कितने पैसे लोगे इसके? उस जमशेद नामी आदमी ने दिलरोज़ के चेहरे को छूने की कोशिश करते कहा, मगर उसके चेहरा छूने से पहले ही दिलरोज़ अपना चेहरा पीछे कर चुकी थी। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो।
जान से मार दूंगी तुम्हें, दिलरोज़ ने उस आदमी को पीछे धक्का देते कहा, जबकि उसके धक्का देने पर वो आदमी सिर्फ चंद कदम ही पीछे हुआ था। ए लड़की, तमीज़ से, तू जानती है ना तू इस वक्त कहाँ खड़ी है? अगर ज़्यादा फन फैलाने की कोशिश की तो तेरे इस फन को कुचल कर रख दूंगी। रेशमबाई गुस्से से अपने पलंग से उठकर दिलरोज़ को जानिब बढ़ती हुई बोली, तो दिलरोज़ ने बचाव के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाई थीं और तभी उसे वहाँ पास पड़े टेबल पर फ्रूट बास्केट में पड़ा चाकू नज़र आया। उसने फ़ौरन वो चाकू उठा लिया था। खबरदार, जो कोई मेरे पास आया, मैं जान से मार दूंगी उसे, दिलरोज़ ने उन्हें चाकू दिखाते हुए कहा, तो वो सब लोग हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, तुम इस चाकू से हम सबको डरा रही हो? लड़की, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त तुम अकेली हो और हम 6 लोग? क्या तुम अकेली हम 6 लोगों को इस चाकू से मार सकती हो? रेशमबाई ने सीने पर हाथ बांधते दिलरोज़ पर हंसते हुए कहा। तो पहले दिलरोज़ भी उसकी बात पर घबरा गई, मगर फिर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, सही कहा तुमने, मैं 6 लोगों को तो अकेली नहीं ख़त्म कर सकती, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर मैं खुद को तो ख़त्म कर सकती हूँ। दिलरोज़ ने ये बात कहते ही चाकू अपने गले पर रख लिया था, जबकि उसके ऐसा करने पर रेशमबाई और बाकी 5 आदमी घबरा गए थे। ए, तुम पागल तो नहीं हो गई लड़की? रखो इसे नीचे, मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे नीचे रखो। रेशमबाई ने दिलरोज़ को हाथ के इशारे से चाकू हटाने का कहा, जबकि दिलरोज़ ने वैसे ही चाकू वाला हाथ गर्दन पर रखे ना में सर हिलाया था। नहीं हटाऊंगी, मेरी वर्षा को तुम लोगों ने तो वैसे ही मार दिया, उसमें सिर्फ चंद सांसें बाकी हैं, तो मुझे भी मरने से डर नहीं लगता। कम से कम अपनी इज्जत गंवा कर तो नहीं मरूंगी, दिलरोज़ ने चीखते हुए कहा और फिर दूसरा हाथ अपने पेट पर रखा। सॉरी मेरी जान के टोटे, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करिएगा ग़ज़ान, दिलरोज़ ने आहिस्ता आवाज़ में कहते गर्दन पर अभी चाकू का दबाव बढ़ाया ही था कि तभी पूरे कोठे में फायरिंग की आवाज़ गूंजी थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अचानक से पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर दिलरोज़ के हाथ से चाकू छूटकर ज़मीन पर गिरा था। दिलरोज़ ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया था, जबकि कुछ ऐसी ही हालत सामने वाले इंसान की थी। जान, दिल, उन दोनों के होंठों से बेयकीनी के सबब हल्की आवाज़ में एक साथ एक दूसरे के नाम अदा हुए थे और फिर वो दोनों भाग कर एक दूसरे के गले लगे थे। जान, मेरे जान, आप आ गए, मुझे पता था आप बचाने आएंगे, दिलरोज़ उसके गले लगती खुशी से बोल रही थी, जबकि ग़ज़ान तो उसे अभी तक यहाँ देख हैरान था। रेशमबाई तो अपने कोठे पर पड़ने वाली रेड से परेशान हो गई थी। उसने और उसके ख़ास खरीदारों ने भागना चाहा, मगर टीम के मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। ले जाओ इसे, मैं आकर इसे बताऊंगा कि लड़कियों को कोठे पर कैसे नचाते और बेचते हैं, ग़ज़ान ने गुस्से से कहते इशारे से उन्हें जाने का कहा, जबकि उसके इशारे पर उसकी टीम के मेंबर्स उन्हें वहाँ से ले गए थे। दिल, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? मुझे अम्मी ने तुम्हारे और वर्षा के गायब होने का बताया था, मगर मैं आज मिशन की वजह से मरी नहीं जा सका। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि तो तुम यहाँ होगी। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया गया ना? वर्षा कहाँ है, कैसी, और बेबी कैसा है? दिलरोज़ का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते उसने फ़िक्रमंदी से सारे सवाल पूछ लिए थे। मैं और बेबी बिल्कुल ठीक हैं जान, कोई नुकसान नहीं पहुंचा हमें, क्योंकि आप वक्त पर पहुंच गए, मगर वर्षा, वो ठीक नहीं है, वो बहुत बुरी हालत में है, प्लीज़ चलें उसे बचाएं, दिलरोज़ ने रोते हुए बताया। तो वर्षा की हालत सुन ग़ज़ान भाग कर उसके साथ उस कमरे में गया जहाँ वर्षा थी। दानियाल सारा दिन और सारी रात दिलरोज़ और वर्षा को ढूंढता रहा और आखिर थका हारा नाउमीदी से घर लौटा था। पुलिस भी वर्षा और दिलरोज़ को ढूंढने का काम कर रही थी, जबकि ग़ज़ान ने अपने दोस्त से कहकर कुछ आर्मी के लोगों को भी इस काम के लिए लगाया हुआ था। कमरे में आकर वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा था और फिर अपना सर हाथों में गिरा लिया। कहाँ हो तुम वर्षा? क्यों चली जाती हो मुझे हमेशा छोड़कर? और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहता हूँ। न जाने तुम और दिलरोज़ किस हाल में होगी, न जाने कहाँ होगी तुम दोनों। कैसा भाई और शोहर हूँ मैं अपनी बहन और बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान। वो अपने तसव्वुर में वर्षा से मुखातिब था, जबकि नम आँखें उसके अंदर की बेचैनी और तकलीफ़ बयान कर रही थीं। मुसर्रत बेगम को जैसे ही दानियाल के घर आने का इल्म हुआ, वो फ़ौरन उसके कमरे में आई तो उसे सर हाथों में गिराए बैठा देख उनके दिल को कुछ हुआ था। चाहे सिर्फ उनका एक ही बेटा था, मगर उन्होंने इस घर के हर एक बच्चे को अपनी औलाद समझा था और उनकी छोटी से छोटी तकलीफ़ पर वो खुद भी उदास हो जाती थी। दानियाल बेटा, उन्होंने दानियाल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, तो दानियाल ने सर उठाकर उन्हें देखा था। ताई अम्मी, मुझे कुछ पता नहीं चला उन दोनों के बारे में, मैं नाकाम होकर आया हूँ, न जाने वो दोनों कहाँ और किस हाल में होंगी। दानियाल ने खड़े होकर उनके गले लगते दुखी लहजे में कहा तो मुसर्रत बेगम की आंखों से भी आंसू बहने लगे।
मैं जानती हूँ वो दोनों कहाँ हैं। मुसर्रत बेगम ने अचानक कहा तो दानियाल एक झटके से उनसे दूर हुआ था। आप कैसे जानती हैं? दानियाल ने हैरानगी से पूछा। मैं ये नहीं जानती कि वो इस वक्त असल में किस जगह पर हैं, मगर मैं उन लोगों को जानती हूँ जो ये जानते हैं। मुसर्रत बेगम की बात पर दानियाल के अंदर जैसी उम्मीद जागी थी। जल्दी बताएं ना तायमी, कौन जानता है? दानियाल ने बेताबी से पूछा तो मुसर्रत बेगम कुछ पल के लिए खामोश रहीं। तुम्हारी माँ और बहन, मुसर्रत बेगम ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया तो दानियाल अपनी जगह साकत रह गया था। उन्हें कैसे पता है? उसने हैरानगी से पूछा। मैंने उनकी बातें सुनी थीं कल रात को। दिलरोज़ को गायब करवाने के पीछे उन दोनों का ही हाथ है, और शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए, मगर उन्होंने दिलरोज़ और वर्षा को एक कोठे पर बेच दिया है। दानियाल जिसे अभी मुसर्रत बेगम की पहली बात पर ही यकीन नहीं आ रहा था, उनकी अगली बात पर तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। लेकिन वो इतना जानता था कि उसकी ताई अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, और फिर वो अपनी माँ और बहन की खसलत को भी जानता था। इसलिए फ़ौरन भागते हुए वो सबा के कमरे की तरफ गया था। सबा, दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। सबा के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाते दानियाल ने गुस्से से दरवाज़ा खोलने को कहा था। क्या मसला है? सोने भी नहीं दे रहे मुझे सुकून से। इतनी सुबह को तुम्हें क्या काम पड़ गया मुझसे जो इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो? सबा दरवाज़ा खोलते ही दानियाल पर गुस्सा करते बोली, जबकि अगले ही पल दानियाल ने उसके चेहरे पर रख कर एक थप्पड़ मारा था। तुम इतनी घटिया कब हो गई कि तुम एक औरत होकर किसी दूसरी औरत की इज्जत की परवाह न रही? ये तक भूल गई कि वह तुम्हारी बहन और भाभी हैं। दानियाल ने सबा को कंधों से पकड़कर गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा तो सबा के अंदर खतरे का अलार्म बजा था। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सबा ने नज़रें चुराते अनजान बनते हुए कहा। अनजान बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ कि दिलरोज़ और वर्षा कहाँ हैं? किस कोठे पर बेचा है तुमने उन्हें? बताओ मुझे। दानियाल ने उसका जबड़ा सख्ती से दबोचते गुस्से से चीख कर कहा तो इस बार उसकी बुलंद आवाज़ पर फरियाद मलक, आसिफ मलक, हाजरा बेगम और अयूब मलक भी कमरे से बाहर आ गए थे। क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? फरियाद मलक ने अपनी बारोब आवाज़ में पूछा, जबकि हाजरा बेगम ने फ़ौरन सबा के पास जाकर उसे गले लगाया था, जो रोते हुए ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही थी। तायाबू, मैं बताता हूँ आपको कि असल बात क्या है। हम पागलों की तरह सारा दिन और रात दिलरोज़ और वर्षा को ढूंढते रहे, न जाने कहाँ कहाँ से उनके बारे में पता करते रहे, मगर हमने घर में तो ध्यान दिया ही नहीं। दानियाल की बात पर उन तीनों ने उसे हैरानगी से देखा था। कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात कहो। आसिफ मलक ने उसे सही से बात बताने को कहा। सही बात यही है अब्बू कि दिलरोज़ और वर्षा के गायब होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अम्मी और सबा का हाथ है। इन दोनों ने अपनी बेजा नफरत और हसद में उन दोनों को कोठे पर बेच दिया। दानियाल के अल्फाज थे या पिघला सीसा जो इन तीनों के कानों में पड़ा था, जबकि यूम मलक, जिनकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब थी, दानियाल की बात सुन वो लड़खड़ाए थे, मगर तभी आसिफ मलक ने उन्हें पकड़ लिया था। सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हम नहीं जानते दिलरोज़ और वर्षा कहाँ हैं। हाजरा बेगम ने खुद को और सबा को बचाने के लिए झूठ बोला। झूठ मत बोलो हाजरा, मैंने खुद तुम्हारी और सबा की बातें सुनी है। न जाने सबा किस लड़के का नाम ले रही थी जिसके ज़रिए तुमने दिलरोज़ और वर्षा को कोठे पर बेचा है। खुदारा बता दो, तुमने उन दोनों को किस कोठे पर बेचा है? अपने ही घर की इज्जतों को कोठे पर कौन भेजता है? तुम्हें ज़रा ख्याल घर की इज्जत का ख्याल नहीं, ज़रा एक औरत की इज्जत का ख्याल नहीं? आखिर तुम भी एक औरत हो, तुम भी एक माँ हो। मुसर्रत बेगम ने हाजरा बेगम के झूठ बोलने पर गुस्से से कहा तो हाजरा बेगम को अपना सच पकड़े जाने पर बेहद अफसोस हुआ था, मगर फिर अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाती सबको देखने लगी। हाँ, हमने ही उन दोनों को गायब करवाया है, क्योंकि वो दोनों हमारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर रही थी। हमेशा से मेरी बेटी का गज़ान की दुल्हन बनने का ख्वाब था, मगर गज़ान की दुल्हन कौन बनी? वो दिलरोज़। उसने बिल्कुल अपनी माँ वाला काम किया। जैसे उसकी माँ ने मेरी बहन का मंगेतर छीना, बिल्कुल उसी तरह उसने मेरी बेटी से गज़ान को छीना, और वर्षा ने मुझसे मेरा बेटा छीना। उसके आते ही मेरा बेटा मुझ पर भड़कने लगा, मुझ पर गुस्सा करने लगा, और ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। उन दोनों ने मेरी और सबा की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। हम दोनों की ज़िंदगी से सुकून को बर्बाद किया, हर खुशी को दूर किया, तो हमने उन दोनों को इस घर से ही दूर कर दिया। हाजरा बेगम पागलों की तरह चीखते हुए बोल रही थीं कि तभी आसिफ मलक, जिनका उनकी बातों पर गुस्से से बुरा हाल हुआ था, उनके पास जाकर मुंह पर थप्पड़ मार चुके थे। जबकि यह थप्पड़ सिर्फ हाजरा के लिए नहीं था, उन्होंने सबा को भी वैसे ही थप्पड़ मारा था। किस तरह की औरतें हो तुम दोनों? मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बीवी और बेटी इस कदर घटिया और गिरी सोच रखती होंगी। हमेशा से मैं तुम्हारी ज़ुबान दराजी को इग्नोर करता आया, तुम्हारी नफ़रत को इग्नोर करता आया। मुझे लगा शायद तुम सुधर जाओगी, मगर तुमने तो क्या ही सुधरना था, तुमने मेरी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया। बताओ, कहाँ है दिलरोज़ और वर्षा?
जल्दी बताओ। आसिम मलिक गुस्से से हाजरा बेगम और सबा पर चीखते हुए बोले, नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं बताऊंगी आपको। मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें, मगर मैं उन दोनों का कभी भी आपको नहीं बताऊंगी। और तुम लोग उसे ढूंढते रह जाओ, क्योंकि वो इस शहर में है ही नहीं। मेरी बेटी की किस्मत छीनने आई थी ना वो, अब खुद बद से बदतर ज़िंदगी गुजारेगी, सिसक सिसक कर मर जाएगी, और वो उसके साथ वर्षा भी होगी। हाजरा बेगम तो इस बार अपने शोहर से भी नहीं डरी थी और यूं ही पहले की तरह चीखती हुई बोली, अब ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है चची, क्योंकि दिलरोज़ घर वापस आ चुकी है। आसिम मलिक अभी हाजरा बेगम पर फिर से गुस्सा करने ही लगे थे कि तभी गजान की आवाज़ पर सबने दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ वो दिलरोज़ को अपने बाजू के हिसार में लेकर खड़ा था। उन सबको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। दिलरोज़, मेरी बच्ची, मेरी जान का टुकड़ा, मेरी जान, शुक्र है तुम ठीक हो। अयूब मलिक दिलरोज़ को देखते फ़ौरन भागकर उसके पास जाते उसे गले लगा चुके थे, जबकि अपने बाप के गले लगते दिलरोज़ भी रोने लग गई थी। वर्षा कहाँ है गजान? दानियाल ने गजान के पास जाकर वर्षा के बारे में पूछा, क्योंकि उसे वर्षा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। वर्षा हॉस्पिटल में है। गजान के जवाब पर दानियाल की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। क्यों? वो हॉस्पिटल में क्यों है? क्या हुआ है उसके साथ? दानियाल ने परेशानी से पूछा। उसके सर पर चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह गया था उसका। मेरी टीम के ज़रिए मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। गजान ने जैसे उसे वर्षा के चोट लगने के बारे में बताया, दानियाल की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। प्लीज़ मुझे जल्दी से हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं अभी और इसी वक्त जाना चाहता हूँ। दानियाल ने उसकी मिन्नत की तो गजान ने फ़ौरन उसे हॉस्पिटल का नाम बताया था, जबकि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही दानियाल बिना कोई दूसरी बात किए फ़ौरन घर से बाहर निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की फिर से इस घर में नहीं आ सकती। आखिर ऐसा क्यों होता है हमेशा? उसे तो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए था। मैंने इसीलिए उसे बहुत दूर भेजा था, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गई? ये वापस कैसे आ गई? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अम्मी, अब देख रही हैं ना, वो फिर से वापस आ गई। वो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने फिर से आ गई। मैं इसे जान से मार दूँगी। सबा ने दिलरोज़ को जब गजान के साथ वापस घर की दहलीज पर खड़े देखा तो पागलों की तरह गुस्से से बोलती उसकी जानिब बढ़ी थी, मगर उसके दिलरोज़ की जानिब बढ़ने पर गजान ने फ़ौरन दिलरोज़ को अपने हिसार में कैद किया था। खबरदार, जो एक कदम भी मेरी बीवी की तरफ बढ़ाया तो। माफ़ करिएगा चाचू, लेकिन आपकी बीवी और बेटी ने हदें पार कर दी हैं। पहले भी इनकी बहुत सी बातें और बहुत सी हरकतों को इग्नोर किया मैंने, मगर ये हरकत उनकी सबसे बुरी और बेहुदा थी। मैं तो ये सोच कर काँप जाता हूँ कि अगर मैं उस कोठे पर रेत मारने ना जाता तो न जाने दिलरोज़ और वर्षा कहाँ होती। दिल तो करता है उन्हें अपने हाथों से सजा दूँ, लेकिन रिश्ते का मुँह मार जाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं मैंने माफ़ कर दिया। माफ़ करिएगा चाचू। दिलरोज़ और वर्षा को इस कोठे पर बेचकर ये भी हमारे मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। रशीद नामी लड़के जिसके ज़रिए ये काम किया गया है वो भी कब्ज़े में है, और इसने इन दोनों का नाम भी बताया है इंक्वायरी में, इसलिए इन दोनों को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। गजान ने पहले गुस्से से सबा को दिलरोज़ के करीब आने से रोका और फिर आसिफ मलिक से संजीदगी से कहा, जबकि आसिफ मलिक शर्मिंदगी और दुख के मारे नज़रें भी नहीं उठा पा रहे थे। तुम जो चाहे कर सकती हो इनका, चाहे वो मेरी बीवी और बेटी हैं, मुझे अजीज़ हैं, मगर जो हरकत उन्होंने की है, तुम तो क्या शायद मैं भी उन्हें कभी माफ़ ना करूं। आसिफ मलिक के जवाब पर गजान ने पीछे मुड़कर किसी को अंदर आने के लिए कहा था, जबकि उसके बुलाते ही 4-5 लड़कियां अंदर आई थीं, जिनकी ड्रेसिंग से साफ पता चल रहा था कि वो गजान के साथ इस मिशन का हिस्सा थी। सिस्टर्स, पकड़ लें और ले जाएं। गजान ने उन्हें हाजरा बेगम और सबा को पकड़ने के लिए कहा, जबकि सबा और हाजरा बेगम तो हैरानगी से गजान और आसिफ मलिक को देख रही थी। खबरदार, जो किसी ने हमें हाथ भी लगाया तो खबरदार, आगे मत आना, हम कहीं नहीं जाएंगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो फिर ये लड़की है, ये जाएगी इस घर से, बल्कि शायद इसे तो इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। सबा ने चीखते हुए उन्हें अपने करीब आने से रोकते हुए दिलरोज़ को देख नफरत से कहा, जबकि इन सबको सबा की तरफ मतवज्जा देख हाजरा बेगम ने फुर्ती से आगे बढ़कर एजेंसी की एक लड़की की पिस्टल छीन ली थी और उसका रुख दिलरोज़ की जानिब कर दिया था। तुम मरोगी आज दिलरोज़। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि गजान अगर उसका नहीं तो तुम भी उसकी नहीं रहोगी, तो आज मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं उसे गजान तो नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हें भी गजान के साथ रहने नहीं दूंगी। हाजरा बेगम ने बंदूक का रुख दिलरोज़ की जानिब करते नफरत से कहा। वो दोनों माँ बेटी तो जैसे पागल हो गई थी। अपने अंदर पल रहे हसद और नफरत की वजह से दिलरोज़ पर बंदूक तनी दिए गजान फ़ौरन उसके आगे आया था, जबकि एजेंसी की लड़कियों ने हाजरा बेगम से बंदूक छीननी चाहिए। इस सीना चपटी में बंदूक का रुख अचानक सबा की जानिब हुआ था और हाजरा बेगम की उंगली का दबाव ट्रैगर पर पड़ गया, जिससे अगले ही पल घर में गोली की आवाज़ गूंजी थी और उसके साथ ही सबा की चीख भी।
उसका बेजान वजूद एकदम ज़मीन पर गिरा था। सब लोग ही अचानक हुई इस वारदात से अपनी जगह मुंजमद रह गए थे, जबकि हाजरा बेगम को लगा था उनकी सांस बंद हो जाएगी। नहीं, नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? सबा मेरी बच्ची, सबा उठो मेरी जान, उठो सबा मेरी बच्ची। हाजरा बेगम पिस्टल वहीं फेंक कर भाग सबा के बेजान वजूद के पास पहुंची थी और उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखती खून रोकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सबा को गोली ऐन दिल के मुकाम पर ही लगी थी। सबा उठो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, आंखें खोलो, ऐसे नहीं करो मेरे साथ। तुम्हारी माँ तुम्हें उठने का कह रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। खुदा के लिए सबा उठो, उठो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं मरना, इसलिए रोज़ का मरना है। हाजरा बेगम सबा के बेजान वजूद को ज़ोर ज़ोर से हिलाती हुई उठने का कह रही थी, लेकिन सबा में तो जान बची ही नहीं थी। वो पागलों की तरह रोती उसके सीने पर सर रखती रोने लगी, जबकि आसिफ मलिक, जो सबा को गोली लगने पर सकते में चले गए थे, अचानक लड़खड़ाए तो फरियाद मलिक और अयूब मलिक ने उन्हें संभाला था। घर के सारे लोग फ़ौरन भागकर सबा और हाजरा के पास पहुँचे थे। हाजरा बेगम, जो सबा के सीने पर सर रखे पागलों की तरह रो रही थी, अचानक दिल के मुकाम पर हाथ रखती पीछे हुई थी। उनके चेहरे पर तकलीफ़ भरे तासुरात उभरे थे। इससे पहले मुसर्रत बेगम उनको पकड़ती वो लड़खड़ा कर एक तरफ गिरी थी। गाज़ान, देखो हाजरा को क्या हुआ है। मुसर्रत बेगम हाजरा बेगम के चेहरे को थपथपाती गाज़ान से परेशानी से बोली। गाज़ान ने फ़ौरन नीचे बैठकर हाजरा बेगम की नब्ज़ चेक की और फिर नाक के सामने उंगली करते उनकी सांस चेक की थी। शी इज़ नो मोर। गाज़ान ने तासुफ से सर हिलाते कहा तो सारे घर वाले डह से गए थे। वो औरत अपनी बेटी से इश्क करती थी। उसने सबा को हमेशा ज़्यादा प्यार किया था दानियाल की निस्बत। वो उनकी बेहद लाडली थी। इसी वजह से उसकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करती थी वो, चाहे वो कैसे भी करनी पड़ती। और आज अभी अपने हाथों से अपनी बेटी पर गोली चलने की वजह से उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाई और हार्ट अटैक के शदीद अटैक से वो खुद भी जान की बाजी हार गई थी। आसिफ मलिक सबा के मुर्दा वजूद को देख ही जा रहे थे और बेआवाज़ रो रहे थे। वो उनकी बेटी थी, उनकी शहज़ादी थी। न जाने वो इतनी बुरी क्यों हो गई और आपने किए कर्मों की सज़ा के तौर पर उनके सामने एक मुर्दा वजूद की सूरत में पड़ी थी। हब्बी, क्या है यार, मुझसे तो कुछ खाया भी नहीं जाता, जो खाऊं उल्टी आ जाती है। मुझे नहीं पता क्या मसला है यार। वर्षा ने दानियाल के कमरे में आते ही उसके पास जाकर गले लगते रोंदू अंदाज में कहा तो दानियाल को हंसी आई थी। मेरी जान के टोटे, अब क्यों रो रही हो? पहले तो कहती थी बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, उल्टी आएगी तो बेबी आएगा, और अब रो रही हो, और वो भी तब जब बेबी आने वाला है। दानियाल ने उसे टीस करते कहा तो वर्षा ने उसके सीने पर मुक्का मारा था। क्या हुआ है हब्बी? तब मैं ना समझ थी ना, कुछ भी बोल देती थी। आप मुझे तंग ही करते रहते हो। मैं नहीं बोलती आपसे, वर्षा ने रूठे अंदाज में कहा तो दानियाल ने उसे खुद से दूर करते अपने सामने खड़ा किया। अच्छा, नहीं करता तंग, अगर जवाब दो मुझे, दानियाल ने सीरियस अंदाज में कहा तो वर्षा ने सर हिलाते हुए उससे बोलने को कहा। वैसे तब तो तुम कहती थी उल्टी से बेबी होता है, पर अब पता चल गया ना कि उस उल्टी को लाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। आखिर हमने वो किया तो तुम्हें अब ये उल्टियाँ आई हैं। पहले सीरियस अंदाज में कहते, आखिर में उसका लहजा शरीर हुआ था। हब्बी, शर्म करें, वर्षा ने शर्म से लाल होते कहा तो दानियाल ने कहका लगाया था। अच्छा, सॉरी मेरी जान, चलाओ तुम्हें गोलगप्पे खिला कर लाऊं। ताई अम्मी कमरे में है, अभी तो चुपके से जाकर खाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दानियाल ने राजदाराना अंदाज में कहा तो वर्षा ने उसे पीछे देखने को कहा, जहाँ मुसर्रत बेगम आंखें छोटी करते उसे देख रही थी। ताई अम्मी आइए ना। अच्छा, वो आप आ गई, मैं आपको बुलाने आ रहा था कि वर्षा को कुछ खाने को दें क्योंकि उसे भूख लगी है और ये चटपटी चीज़ें मांग रही है मुझसे। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं ला के दूंगा ताई अम्मी ने। मैं सब सुन चुकी हूँ दानियाल, तुम्हारी आवाज़ इतनी आहिस्ता नहीं थी कि मुझे ना सुनती। मुसर्रत बेगम ने उसके नॉन स्टॉप चलते रेडियो को बीच में स्टॉप करते कहा तो वो किसी आनी हंसी हंस पड़ा। मजाक कर रहा था मैं तो ताई अम्मी, दानियाल ने दांत दिखाते कहा। कोई बात नहीं, मजाक था या सच, तुम आज खिला सकते हो वर्षा को गोलगप्पे, मुसर्रत बेगम ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा तो वर्षा दानियाल को यकीन ही नहीं आया था। सच्ची अम्मी, मैं आज खट्टी चीज़ें खा सकती हूँ? वर्षा ने हैरानगी से पूछा। हाँ, पर सिर्फ आज, क्योंकि मेरे ख्याल से कभी कभी छूट मिलनी चाहिए, मुसर्रत बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो वर्षा चिपक कर उनके गले लगी थी। वो 3 माह प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में उसका खट्टी चीज़ें खाने को दिल करता था, मगर मुसर्रत बेगम उसको अपनी डाइट ख़राब नहीं करने देती थी। हाँ, मगर वो कभी कभी उसे छूट दे देती थी। वर्षा को जब गजान की टीम ने हॉस्पिटल एडमिट करवाया था तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने तो दानियाल के वहाँ पहुँचने पर उसे साफ कह दिया था कि मुश्किल से 5% चांसेस भी नहीं वर्षा के ठीक होने में।
और ये दानियाल ही जानता था वो वक्त कैसा गुजरा उस पर। उसकी दुआओं से ही उसका ऑपरेशन तो ठीक हो गया था, मगर उससे 2 रातें और 2 दिन के बाद होश आया था। उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी और एक्सीडेंट भी याद आ गया था उसे। बार बार अपने बाबा का पूछने पर आखिर दानियाल ने उसे लियाकत साहब की मौत का बता ही दिया था, जिसे सुनकर वो बेतहाशा रोई थी। कई दिन सदमे में रही थी, मगर दानियाल, दिलरोज़ और मुसर्रत बेगम की तवज्जो और मोहब्बत ने उसे वापस से पुरानी वर्षा बना दिया था। उसे याद था सब, जो कुछ उसने बच्ची बनने के बाद किया और कहा था, जिससे वो सबके सामने शर्मिंदगी से पहले तो जाती ही नहीं थी, और दानियाल अलग से उसे सब बातें याद करवा कर चिढ़ाता था। पर जो भी था, वो खुश थे। हम्माद, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पिंक चाहिए। जब मेरी बेटी पिंक कपड़े पहनेगी तो परी लगेगी, इसलिए हम पिंक ले रहे हैं। दुआ और हमाद अपनी बेबी गर्ल, जिसकी दुनिया में आने में 3 हफ्ते बाकी थे, उसके लिए शॉपिंग करने आए हुए थे। शॉपिंग में कब से दुआ और हमाद की बहस चल रही थी, क्योंकि हमाद रेड फ्रॉक पसंद कर रहा था और वो पिंक। पर दुआ, यार रेड में वो मेरी शहज़ादी लगेगी, तो रेड सही है। हमाद ने अपनी पसंद की फ़्रॉक उठाते कहा, नो नो, पिंक लूँगी मैं। दुआ ने ज़िद की तो हमाद ने उसके वाली फ़्रॉक भी उठा ली थी। ठीक है, तो फिर हम दोनों ले लेते हैं, नो बहस, ओके। हमाद ने बहस ख़त्म करते कहा तो दुआ हंस पड़ी थी। जल्दी शॉपिंग पूरी करो, आज हमें मलक वाला भी जाना है डिनर पर। हमाद उसका हाथ पकड़कर काउंटर के पास ले जाता बोला तो दुआ ने सर पर हाथ मारा था, क्योंकि वो भूल गई थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश और मुतमईन थे। हमाद को लगा था कि वो दुआ को कभी मोहब्बत नहीं दे सकेगा, लेकिन क्योंकि वो कभी मोहब्बत नहीं दे सकेगा क्योंकि वो तो उसे दिलरोज़ से हो गई थी और वो दिलरोज़ को भूल भी नहीं पाएगा। मगर दुआ ने उसकी सोच को गलत साबित करते उसे खुद से इश्क करने पर मजबूर कर दिया था। अब दिलरोज़ नाम की कोई याद नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। अगर कुछ था तो उसकी प्यारी सी फैमिली के संग बनी खूबसूरत यादें और नए हसीन पल, जिन्हें खूबसूरत बनाना था। दिलरोज़ को ग़ज़ान ने सब बता दिया था कि हमाद क्यों गया शादी छोड़कर। उसे जो पहले हमाद पर गुस्सा था, अब वो उसकी शुक्रगुज़ार थी, इसलिए दोनों फैमिली में सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। मेरी जान क्या कर रही है? दिलरोज़ किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि तभी ग़ज़ान वहाँ था। उसे बैग हग करते गर्दन में मुँह छुपाकर पूछने लगा, ओहो जान, जान तो आप हैं, मैं तो दिल हूँ आपकी। दिलरोज़ ने अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखते कहा तो ग़ज़ान हंस पड़ा। सॉरी मेरी दिल, मैं क्या करूँ, अब जब तुम मेरी दिल भी हो, मेरी जान भी हो और मेरी जान भी तुम में बसती हो, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या कहकर बुलाऊँ। ग़ज़ान के जवाब पर दिलरोज़ ने हंसते हुए चावलों के तश्ते का ढक्कन बंद किया और फिर पीछे मुड़ी थी। वो सब तो ठीक है, पर आयत कहाँ है? दिलरोज़ ने उससे उनकी बेटी के बारे में पूछा था, जो 2 माह की थी। सो रही है मेरी शहज़ादी सुकून से, मैं अभी उसके पास से ही आया हूँ। ग़ज़ान ने चिल अंदाज में कहा तो दिलरोज़ ने ओके कहते वापस से सलफ़ की जानिब रुख किया था, मगर तभी मुसर्रत बेगम पूरी तरह रोती उनकी बेटी को वहाँ लाई थी। कोई तुम्हें फ़िक्र है अपनी बेटी की? कैसे रो रही है वो? मुसर्रत बेगम ने किचन में आकर ग़ज़ान को गुस्से से कहा तो दिलरोज़ भी ख़तरनाक इरादों से पीछे मुड़ी थी। सच्ची सो रही थी चुपचाप, झूठ नहीं बोल रहा। ग़ज़ान ने दिलरोज़ के गुस्से से घूरने पर मासूम मुँह बनाते कहा, जाएं इसे लेकर कमरे में, मैं रात की दावत का खाना भी बनाऊं और बच्चे भी संभालूं। दिलरोज़, दिल पर हमारे तो अभी बस एक ही बच्ची है, बच्चे नहीं हैं। क्या कोई गुड न्यूज़ है? ग़ज़ान ने दिल के बोलने पर फ़ौरन कहा तो दिलरोज़ ने उसे घूरा था, जिस पर उसने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाया था और मुसर्रत बेगम से अपनी रोती हुई बेटी पकड़ी थी। बाप की गोद में आते ही वो चुप कर गई थी। वैसे दिल, ये बिल्कुल तुम पर गई है, शक्ल से भी और हरकतों से भी। पता है तुम भी ऐसे ही छोटे होते ग़ज़ान के पास जाती चुप कर जाती थी, फिर चाहे जितनी मर्ज़ी रो रही होती थी। मुसर्रत बेगम की बात पर वो दोनों मुस्कुराए थे। बिल्कुल अम्मी, ऐसी ही होगी ना, आखिर दिल और जान की बेटी जो है। ग़ज़ान ने मुस्कुराकर कहा तो दिल ने नाम में सर हिलाया। नहीं, ये दिल और जान की बेटी नहीं, बल्कि दिले जान की बेटी है। दिल की बात पर ग़ज़ान और मुसर्रत बेगम हैरान हुए थे। बात तो सेम ही हुई, ग़ज़ान ने कहा तो दिलरोज़ चावलों के नीचे से जलता चूल्हा बंद करती पलटी थी। दिल और जान अलग अलग थे, मतलब 2 लोग, दिल और जान, मगर दिले जान एक हैं। इससे हम अब से हम एक हैं, जो सच है। हम दोनों के नाम भी आते हैं इसके, मतलब दिल का जान। दिलरोज़ की अजीब बात पर मुसर्रत बेगम हंसती बाहर निकल गई थी किचन से, जबकि ग़ज़ान दिलरोज़ को बस देखता जा रहा था। दिल, आई लव यू, अचानक ग़ज़ान ने कहा तो दिल मुस्कुराई थी, ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट। आई लव यू टू दिले जान। दिल के जवाब पर ग़ज़ान ने एक हाथ आगे करते उसे गले लगाया था, क्योंकि दूसरे में तो उसने अपनी बेटी पकड़ रखी थी।
सारी मुश्किलों के बाद उनकी ज़िंदगी में आसानी आई थी। सबा और हाजरा की मौत से घर के माहौल पर काफ़ी असर हुआ था, ख़ासकर आसिफ मलिक पर, क्योंकि वो सबा से बहुत प्यार करते थे। मगर फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और उनकी ज़िंदगी में आयत आई, जिससे उन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर गईं। उन सब की ज़िंदगी में मुश्किलें और नफ़रतें दूर दूर तक नहीं थी, अब बस रिश्तों का प्यार था। और नफ़रत हसद की आग में जलने वाले उसी आग में जलकर मर गए थे। सो रीडर्स, ये थी एपिसोड लास्ट। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। हमारा नावल ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट नावल हमारा स्टार्ट होगा। मैं असीर मोहब्बत हो गया, जिसकी रील्स मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो अगले नावल का इंतज़ार कीजिएगा। इस नावल पर लाइक तो वैसे आप करते नहीं हो, कहने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी कह रही हूँ, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।